हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र मीणा, ठीक है, फिर से आपके सामने। और अब हम जो लेके आए हैं, ठीक है, और तो वो पोर्शन है ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी हम यहाँ डिस्कस करेंगे और इसमें जो है हम बात करें तो लगभग 6 से 7 चैप्टर्स, ठीक है। हम बात करें बेसिकली 7 जो है वो अलग अलग टॉपिक जो है वो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। हालांकि कई जो है सब टॉपिक्स भी उसके अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो है उसके अंदर टॉपिक के अंदर भी टॉपिक होता है, वैसे हम पढ़ेंगे। लेकिन मेन मोटा मोटी हम अगर इसमें देखें तो 7 जो है वो चैप्टर्स के अंदर आते हैं, ठीक है, डाइजेशन से लेके और अंतःस्रावी तंत्र तक, ठीक है। यहाँ पर इस पोर्शन की अगर बात करी जाए तो ये पोर्शन जो है इसका चाहे नीट हो या आपका स्कूल एग्जाम हो, सभी में इसका काफी बड़ा वेटेज होता है। मतलब इससे जो है वो काफी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, अब इसके बारे में हम छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें ह्यूमन, तो आपको पता ही है। फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो फिजियोलॉजी शब्द का मतलब होता है कार्य की। क्या होता है? कार्य की, ठीक है। अब कार्य की वर्ड शब्द जो है इसका मतलब होता है कार्य से। किससे होता है? कार्य मतलब फंक्शन। बात समझ में आ रही है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव के शरीर, तो यहाँ ह्यूमन की बात हो रही है तो ह्यूमन के शरीर की बात हो जाएगी, इंसान के शरीर की बात हो जाएगी। तो जीव के शरीर में कार्य जितने भी होते हैं वो कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, ठीक है, उसका अध्ययन जो है वो फिजियोलॉजी के अंदर किया जाता है। जैसे कि आप कार्य के अलावा आकार की पढ़ते हैं तो आकार की जो है उसके अंदर हम बाहरी आकार का अध्ययन करते हैं, ठीक है। एनाटॉमी के अंदर हम आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो वैसे ही जो फिजियोलॉजी है उसके अंदर जो है वो हम बात करते हैं किसके बारे में? कार्य के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? कार्य के बारे में बात करते हैं। समझ में आ रही है, ठीक है। दूसरी बात, यहां जो इसके फाउंडर या जिसकी स्थापना जिसने की थी, इसको हम जनक कह सकते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी के जो जनक हैं वो हैं विलियम हार्वे। कौन है? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे जो है दरअसल इन्होंने पहली बार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो है वो रक्त परिसंचरण, क्या? रक्त परिसंचरण के बारे में बताया। बात समझ रहे? उन्होंने बताया कि मानव शरीर में जो है वो परिसंचरण किस तरीके से कार्य करता है, ठीक है। ये चीज इन्होंने बताई और वहीं से शुरुआत हुई जो हम बात करें तो कार्य की कि कार्य की या फिर किसी भी जीव के शरीर के अंदर जो कार्य हैं वो कैसे होते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये तो हुई बात फिजियोलॉजी के बारे में। बात नंबर 2, इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या? तो इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया कि 7 चैप्टर पढ़ेंगे। उन 7 चैप्टर का जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो है वो है पाचन। क्या है भैया? पाचन। पाचन और अवशोषण। बात समझ में आ रही? वो है पाचन और अवशोषण, ठीक है। इस चैप्टर के बारे में हम जो है बात करेंगे सबसे पहले और उसके बाद हम बाकी धीरे धीरे से जो है बाकी सारे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए हम बात चलते हैं हमारे इस चैप्टर पे, और हमारे चैप्टर का नाम है पाचन व अवशोषण, ठीक है। तो ये जो हुआ ये हुआ हमारा पहला चैप्टर। कौन सा चैप्टर हुआ भैया हमारा? ये हो गया हमारा पहला चैप्टर, ठीक है। इसके अंदर हम मानव शरीर में पाचन किस प्रकार से होता है इसको हम देखेंगे। पाचन क्यों होता है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पाचन के बाद अवशोषण कैसे होता है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। इसमें कई सारी चीजें आएंगी, उनको हम धीरे धीरे एक बार जो है एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पाचन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं भाई? पाचन के बारे में। अब देखिए, पहली बात तो हम जितने भी कोई भी अगर जब हम चीज पढ़ते हैं तो सामान्यतः क्या होता है कि हर एक चीज की एक परिभाषा बनती है। क्या बनती है? परिभाषा बनती है। अब देखिए, परिभाषा के बारे में जो है एक अफवाह है। अफवाह क्या है? अफवाह ये है कि भाई हर जो परिभाषाएं जो होती हैं उनको रटना पड़ता है, उनको रटना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से परिभाषाओं में कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, या उसको आप ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, मेन पॉइंट कह सकते हैं। वो हर एक परिभाषा में 1 या 2 या 3 या 4 हो सकते हैं। आप में अगर वो पॉइंट, आपको बस सिर्फ इतना करना है किसी परिभाषा को याद करने के लिए कि उन पॉइंटों को देख लें। अगर वो पॉइंट आपको याद हो गए तो फिर आपको पूरी परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं कि कोशिका है। कोशिका के लिए हम कहते हैं कि ये जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो यहां पर इस परिभाषा के अंदर मुख्य बिंदु क्या हो गए? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई।
उसके अलावा आप जीवों की बात, कोशिका है तो जीवों की बात तो होगी, तो ये जीवों के शरीर की संरचनात्मक क्रिया, तो ये एक उदाहरण की बात थी। हम ये पाचन की बात कर रहे हैं, पाचन पे वापस आते हैं। तो यहां पर भी ऐसा होगा, इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से वो बिंदु हैं, ठीक है, जो यहां पर इस परिभाषा को पूरा करते हैं और किन किन को याद रखने की आवश्यकता है। पहला है इसमें यांत्रिक और जैव रासायनिक प्रक्रिया। यांत्रिक प्रक्रिया और जैव रासायनिक प्रक्रिया, ये पहला बिंदु हो गया। क्या हो गया भैया? पहला बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु हो गया, ठीक है। वहीं मैं आगे अगर बात करूं, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जो जटिल पदार्थ हैं उनका सरल पदार्थों में क्या हो गया, रूपांतरण का हो रहा है। क्या हो रहा है? जटिल का सरल में रूपांतरण हो रहा है। तो इसको हम हमारे बिंदुओं के तौर पे कैसे बनाएंगे? इसको हम ऐसे बनाएंगे कि भाई ये आ गया जटिल खाद्य पदार्थ। क्या आ गया? जटिल खाद्य पदार्थ आ गया। इसको आप तोड़ के किसमें बदल रहे हो भैया? आप बदल रहे हो सरल के अंदर। किसमें तो बदल रहे हो आप? इसमें सरल के अंदर। अब इस सरल में बदलने वाले जो हम बात करें तो वो जो प्रक्रिया है वो कौन कौन सी हो सकती है? वो यांत्रिक प्रक्रिया हो सकती है। कैसे कैसे होंगी इनकी हम बात करेंगे, ठीक है। वो यांत्रिक हो सकती है, ठीक है। या फिर हम बात करें तो दूसरी ये जो है कौन सी हो सकती है भैया? जैव रासायनिक, या जिसको हम बात करते हैं बायोकेमिकल। जैव रासायनिक, बात समझ में आ गई? क्या हो सकती है? जैव रासायनिक, ठीक है। तो ये दो प्रक्रिया हैं जिनके द्वारा सरल को जटिल में तोड़ा जाता है। ये हो गया पाचन और इसकी परिभाषा। हमने सिंपल तौर पे अपनी परिभाषा को ट्रिक कर लिया। अब हमको ये जो चीज है ये याद रहेगी, और ये याद रहेगी तो हमको परिभाषा याद हो गई। बात समझ में आएगी नहीं? तो इसमें कितने पॉइंट बनाए हमने? पहला पॉइंट बनाया कि कौन टूट रहा है, दूसरा पॉइंट बनाया कि किसमें टूट रहा है, तीसरा पॉइंट बनाया कि किस तरीके से टूट रहा है। तो ये दो तरीके हैं जिनसे ये टूटेगा, ठीक है, यांत्रिक और जैव रासायनिक प्रक्रियाएं। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? समझ में आया? अब सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 ये है भैया कि दरअसल पाचन की आवश्यकता क्यों होती है? पाचन की आवश्यकता क्यों होती है? पाचन होता ही क्यों है? ऐसा क्यों नहीं होता? जब हम कोई चीज खा रहे हैं बाहर से जिससे हमको पोषण मिल रहा है, तो पाचन की आवश्यकता ही क्यों है? अगर आवश्यकता पड़ रही है तो केवल हम उन्हीं पदार्थों को क्यों नहीं ले लेते कि जो आवश्यक है, जिनका पाचन ना करना पड़े? बात समझ में? ये भी संभव है। अब देखिए इसका क्या सवाल, इसका क्या जवाब बनता है, ठीक है। तो इस जवाब की मैं बात कर लेता हूं भाई कि ये जवाब क्या है। अब इस जवाब को अगर हम देखें तो इस जवाब में क्या, इसमें क्या निकल के आता है? इसमें ये निकल के आता है कि हम बात करेंगे, सबसे पहले वो बात करेंगे भोजन की, और इसमें है हमारे इस सवाल का जवाब। अब भैया देखो भोजन की बात आ गई। अब भोजन के नाम से कुछ लोगों का तो मुंह सूखने लग जाता है, होता है, ठीक है, लार आने लग जाती है। चलो खैर वो दूसरी बात है। भोजन की बात कर रहे हैं। भोजन जो है इसमें क्या होता है, ठीक है। अब जैसे कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आता है भोजन मतलब क्या? जैसे मैं राजस्थान से हूं, दाल बाटी, ठीक है, और गट्टा मसाला, ठीक है। अब कोई कहीं से बिहार से लिट्टी चोखा, ठीक है, गुजराती है तो खांगड़ा हांगड़ा, जो ढोकला फोकला होता है उनका। लेकिन हम बात कर रहे हैं भोजन की किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं? उस संदर्भ में जब हम किसी भोजन के रासायनिक संगठन की बात करें। हम बात कर रहे हैं रासायनिक संगठन। क्या? रासायनिक संगठन, कि भाई रासायनिक संगठन क्या है उस भोजन का, उस संदर्भ में हम यहाँ बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ रासायनिक संगठन की मैं बात कर लूं तो वो क्या है, सुनना ध्यान से भाई। वो ये है कि हमारे भोजन में दो प्रकार के घटक होते हैं, ठीक है। एक घटक जो होते हैं वो होते हैं वृहत। कौन से होते हैं? वृहत पोषक। क्या होते हैं? वृहत पोषक। जबकि दूसरे जो होते हैं वो होते हैं सूक्ष्म पोषक। क्या होते हैं? सूक्ष्म पोषक। सूक्ष्म पोषक। बात समझ में आ रही है? क्या होते हैं? सूक्ष्म पोषक। अब यहाँ वृहत पोषक की और सूक्ष्म पोषक की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर इनमें फर्क क्या है भैया? इनमें फर्क ये है, जो अधिक मात्रा में होता है वो वृहत होता है और जो कम मात्रा में होता है वो सूक्ष्म होता है। सीधी सी बात है। अब इनमें होता कौन कौन कैसे, इसको हम देख लेते हैं। अब ये देख लें, इसको अगर हमको देखना है तो भाई यहाँ पर कौन कौन आता है? यहाँ पे आते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट। कौन आते हैं? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब यहाँ कार्बोहाइड्रेट हो गए, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें तो दूसरे आते हैं, वो आते हैं प्रोटीन। क्या आते हैं? प्रोटीन। तीसरे आते हैं, तीसरे कौन आते हैं? तीसरे आते हैं वसा। क्या आ गए? वसा। वहीं इधर बात करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएंगे? विटामिन। क्या आ जाएंगे?
विटामिन, ठीक है। दूसरे क्या आ जाएंगे, लवण, क्या आ गए, लवण। और तीसरे में क्या आ गया भैया, तीसरे में आ गया जल, ठीक है। तो ये सूक्ष्म घटक होते हैं और ये क्या होते हैं, वृहत घटक होते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? क्या हमारे भोजन में इसके अलावा कुछ और होता है? नहीं, यही घटक होते हैं। अब हम इनकी क्यों बात कर रहे हैं? इनकी बात करने का एक कारण है, और वो कारण क्या है, ये रासायनिक संगठन हो गया हमारे भोजन का। और हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे भोजन के ये वृहत घटक जो हैं ये जटिल अवस्था में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जटिल अवस्था में पाए जाते हैं केवल यही घटक, जबकि जो सूक्ष्म घटक हैं ये सरल अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाएंगे भैया? ये पाए जाएंगे सरल अवस्था में। किस में आप पाए जाएंगे? सरल अवस्था। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहां पर ये जटिल हो गए और ये सरल हो गए। अब जैसा कि हमने यहां कहा पाचन के जो है हम बात करें तो पाचन की परिभाषा में हमने जब कहा तो हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था कि जटिल को सरल में तोड़ने वाला पाचन हो गया। तो सीधी सी बात है, जो चीज पहले से ही सरल है उसको तो तोड़ना ही नहीं है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर इस चीज का तो पाचन ही नहीं होगा, इनका पाचन नहीं होगा। बात समझ में आया? पाचन नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा भाई साहब। क्यों नहीं होगा? जो पहले से ही सरल है उसको सर जो है और सरल करने की आवश्यकता ही नहीं है। बात समझ में? जबकि जो दूसरे घटक हैं हमारे भाई, दूसरे घटक कौन से हैं? ये वाले, ये जटिल हैं तो इनको सरल में तोड़ना पड़ेगा। ये क्या हो गए? जटिल हो गए, तो इनको जो है जटिल से सरल में बदलना पड़ेगा। अब सरल में बदलेंगे तो उसको हमने क्या कहा था? सरल में बदलने को पाचन कहा था। क्या कहा था? पाचन कहा था। ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ क्या है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है अगर उसको मैं सरल में बदल रहा हूं, ठीक है, अब क्या कर रहा हूं? सरल में बदल रहा हूं। ये वाला जो सरल था, ठीक है, अब इस सरल में अगर मैं बदल रहा हूं, ठीक है, तो इसको हम पाचन कह रहे हैं। तो यहां मैं इस तरफ सरल कर लेता हूं, ठीक है, और ये जटिल हो ही गई, ठीक है। तो यहां पर सीधी सी बात ये आ गई कि इसका सरल क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज। क्या हो गया भैया? ग्लूकोज। हुआ कि नहीं हुआ? तो जब कार्बोहाइड्रेट जो है ये हम बात करें तो जो हम बात करें तो पॉलीसैकेराइड होते हैं, ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है। तो पॉली से मोनो में टूटना, क्या जटिल से सरल में बदला कि नहीं बदला? बदला। समझ में आया? तो ये पाचन हुआ इसका। प्रोटीन का पाचन जब होगा तो अमीनो अम्लों का निर्माण होता है, क्योंकि प्रोटीन अमीनो अम्लों से ही बने होते हैं, तो ये भी सरल हो गए। तीसरी वसा। वसा की बात करें तो इसमें लिपिड क्या बनते हैं? लिपिड, और या फिर इसको हम बात करें तो वसीय अम्ल। वसीय अम्ल ये टूट गया, तो ये सरल हो गए। ये क्या हो गए? यहां पर ये हो गए सरल। क्या हो गए? यहां पर ये सरल, और ये हो गए यहां पर जटिल। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सरल को जब आप जटिल को जब आप सरल में तोड़ रहे हो तो पाचन हो गया। यहां पर ये चीज है। अब दूसरी पॉइंट नंबर 2, पहली बात तो ये समझ में आई हमको भोजन में क्या क्या होता है, उसमें से किस किस का पाचन होता है, ठीक है। इसका पाचन नहीं होता है क्योंकि ये पहले से सरल होते हैं। अब मुद्दा यहां हमारा ये था कि सर पाचन क्यों होता है? मुद्दा क्या था? ये पाचन क्यों होता है? सुने ध्यान से, मैं आपको मान लो एक चॉकलेट दे देता हूं, ठीक है, तो मान लो अपने हिसाब से जितनी महंगी सोचनी है सोच लो, ठीक है, जितने तुम्हारी जो है गरीबी है उसके हिसाब से। तो मान लो मैंने आपको चॉकलेट दी, मैंने बोला इस चॉकलेट को का जो रैपर होती है, थैली होती है ऊपर, उसको खोले बिना खाना है। क्या खा पाओगे? खा पाओगे क्या? नहीं खा पाओगे ना। क्यों? वो थैली जो है उसको अंदर चबाने में निगलने में हेल्प नहीं करेगी। बात समझिए। और किसी तरीके से ऐसा कर के निकल भी गए तो वो थैली कुछ बाहर निकलने नहीं देगी। समझ में आ रही बात? तो यहां पर बिल्कुल वैसे ही है कि ये जो जटिल घटक होते हैं दरअसल ये शरीर में तो चले तो जाते हैं, अगर इनका पाचन नहीं हो तो इनका अवशोषण नहीं हो सकता सीधा। ये एक तरीके से थैली में बंद चॉकलेट है और एक खुली हुई चॉकलेट है। बात समझ में? तो इसका अवशोषण हमारा शरीर कर सकता है, सरल का हमारा शरीर अवशोषण कर सकता है, जटिल का नहीं कर सकता। ये तो पहले से ही सरल है तो इनका अवशोषण तो सीधा ही हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये है सरल। सरल में क्यों तोड़ रहे हैं? ताकि इनका आसानी से अवशोषण हो सके हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि जब तक अवशोषण नहीं होगा खाने का कोई फायदा नहीं है, वो निकल जाएगा वापस। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये जो है इसलिए होता है पाचन। पॉइंट नंबर 3,
तीसरा पॉइंट ये है कि केवल वृहत अणु, ये चीज जो है ताला लगा देना जबान पे, आज डाल के इसको दिमाग में डाल के ताला लगा लेना इस बात पे। क्या ताला कैसे लगा लेंगे कि भैया केवल और केवल जो वृहत पोषक होते हैं यही ऊर्जा उत्पन्न कर पाते हैं, इन्हीं से जो है ऊष्मा उपापचय या ऊर्जा उपापचय या एनर्जी मेटाबॉलिज्म होता है इनका, इनसे किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती। बात समझ में आ रही है? नमक, पानी डाल लिया, नींबू शिकंजी पी ली, उसमें अगर जो शुगर है वो कार्बोहाइड्रेट, तो उससे ऊर्जा मिलेगी। शिकंजी में जल जो है उससे ऊर्जा नहीं मिलेगी, उसमें जो नमक डाला है उससे ऊर्जा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जो है उनका उपापचय, ऊर्जा उपापचय नहीं होता, एनर्जी मेटाबॉलिज्म नहीं होता। एनर्जी मेटाबॉलिज्म केवल इनका होता है। एनर्जी मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म मतलब वो उपापचय जिससे ऊर्जा मिलती है शरीर को, तो वो केवल इनसे होता है। 3 बिंदु बताए। पाचन क्या होता है? जटिल से सरल में तोड़ना। दूसरा बिंदु, पाचन क्यों होता है? ताकि इनका आसानी से अवशोषण हो सके। तीसरा बिंदु, उसके बाद क्या होता है? केवल वृहत कोशिकाओं से ही ऊर्जा मिलती है, इनसे ऊर्जा नहीं मिलती। बात समझ में आई कि नहीं है? यहां कि ना बैठ गई बात? तो ये हुई हमारी पाचन का, ये हुआ हमारा पाचन का इंट्रोडक्शन। बात समझ में? ये हो गया हमारे पाचन का इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या है भैया? आगे हम बात करते हैं इसके प्रकारों के बारे में कि पाचन कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो यहां हम पाचन की बात करते हैं। तो पाचन पहली बात तो 2 प्रकार का होता है, मुख्य रूप से 2 प्रकार कौन कौन से भैया, उसको हम देख लेते हैं। 2 प्रकार में पहला हो गया आंतरिक प्रकार और दूसरा हो गया बाहरी प्रकार। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। चलिए, अब आंतरिक प्रकार जो है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कोशिका के अंदर, और बाहरी का मतलब क्या है? कोशिका के बाहर। उदाहरण हम ले लेते हैं इसके, यहाँ पे 2। एक उदाहरण में हमने बात ले लिया भाई साहब अमीबा जी को। किसको ले लिया हमने? अमीबा जी को ले लिया। दूसरी तरफ हमने जो है कवक जी को ले लिया। किनको ले लिया? कवक जी को। दोनों से आप भली भांति जो है वो परिचित हैं। ठीक है, इसमें अमीबा की बात करें तो अमीबा में क्या होता है? जैसे कि मान लो ये अमीबा है, अमीबा का आकार निर्धारित तो होता नहीं है। अब यहाँ पर ये अमीबा है, ये इसका ये जो है कोशिका भक्षण के द्वारा ये भोजन लेता है। ये भोजन है, ये भोजन अंदर गया है इसके अंदर, और अंदर जाके क्या होता है भाई? अंदर जाके ये होता है कि ये एक बना रिक्तिका, और इस रिक्तिका के अंदर चला गया क्या? हमारा नहीं, अमीबा का भोजन। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये भोजन जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, पाचन हो जाएगा इसका। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि इसको फिर शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा इसका। सही बोल रहा हूं? यहाँ पर अवशोषण हो जाएगा पोषक पदार्थों का, और जो अपशिष्ट बच जाएगा उसका उत्सर्जन हो जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा उसको। ठीक है, उदाहरण देख रहे हैं हम दूसरा वाला कवक जी का। कवक जी क्या कर रहे हैं भाई साहब? कवक जी ये कर रहे हैं कि कवक कोशिका, मान लो कवक भी एक कोशिकीय ही है। ठीक है, अब यहां पर भी सेम चीज आ गई। क्या सेम चीज आ गई? कि भाई ये कवक जी का खाना हो गया। क्या हो गया? ये कवक जी का खाना हो गया। कवक जी क्या कर रहे हैं? कवक जी ये कर रहे हैं भाई साहब कि कवक जी इसको अंदर नहीं ले रहे, इसको ठूस नहीं रहे अंदर शरीर के। क्या कर रहे हैं फिर? ये कर रहे हैं भैया कि ये अपने पाचक रसों को सीधा इसके ऊपर डाल रहे हैं, बाहर ही, कि जो गंध मचानी बाहर ही मचाओ, अंदर कुछ नहीं चाहिए, साफ सुथरे रहेंगे हम। तो बात समझ आए? कैसे बाहर चला गया, पाचन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? पाचन हो गया साहब। ठीक है, चलो पाचन कर दिया। पाचन से क्या हुआ कि ये टूट गया छोटे छोटे टुकड़ों में। तो जितने पोषक हैं केवल, अब यहाँ पे जितने भी रह गए क्या? पोषक। केवल पोषक जो हैं, मतलब अपशिष्ट को नहीं, केवल पोषक को ही कोशिका जो है अवशोषित करती है। ओनली पोषक, केवल पोषक, और कुछ फालतू की चीज अंदर नहीं जाएगी। तो क्या इसको उत्सर्जन करना पड़ेगा? सोच के देखो, जब पोषक ही, जरूरी चीजें ही बाहर आ रही हैं, तो क्या इसमें जो है उत्सर्जन होगा? नहीं होगा, उत्सर्जन नहीं होगा। उत्सर्जन यहां हो रहा है क्योंकि पाचन कोशिका के अंदर हो रहा है, यहां कोशिका के बाहर पाचन हो रहा है। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? तो ये हो गया कौन सा वाला? आंतरिक पाचन। ये कौन सा हुआ भैया? बाहरी पाचन। क्या बैठी दिमाग में बात? चलिए अब ध्यान दें आगे। ये तो हुई बात। अब हमारा सवाल आता है कि सर हमारे अंदर कैसा होता है? फिर हमारे अंदर पाचन कैसा होता है? हमारे अंदर पाचन कैसा होता है भैया? हमारे अंदर पाचन कुछ ऐसा होता है कि हम बाहरी पाचन करते हैं,
अब आप बोलोगे सर बाहरी पाचन कैसे करते हैं, शरीर के अंदर जाता खाना, तो बिल्कुल सही बात है भाई, शरीर के अंदर चला गया खाना, कहाँ चला गया भाई, आंत के अंदर चला गया। ये मान लो हम बात करें तो हमारे अमाशय में चला गया, स्टमक में चला गया, ठीक है। अब स्टमक में चला गया भोजन, बिल्कुल सही बात है, परंतु क्या कोशिका के अंदर गया? कंपेयर करके देखो भैया, विजुलाइज करो, सोचो सोचो, इमेज बनाओ, जब तक दिखेगा नहीं तब तक बनेगा नहीं, ठीक है। तो यहां भोजन चला गया, भोजन जाने के बाद क्या होगा कि अमाशय की दीवारों से पोषक पाचक रस स्रावित होकर इसके ऊपर काम करते हैं, अंदर नहीं करते। फिर आप बोलोगे सर उत्सर्जन तो यहां फिर होना ही नहीं चाहिए। उत्सर्जन इस तरीके से होगा कि शरीर के अंदर तो जा रहा है, ये हमने एक कोशिका का उदाहरण लिया था, यहां पर शरीर एक कोशिका ही है, यहाँ पाचन जो है वो बाहरी हो रहा है, वो बात अलग है कि यहाँ उत्सर्जन भी होगा क्योंकि शरीर के अंदर गई है कोई चीज। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये है हमारे अंदर होने वाला पाचन, जिसको हम कहते हैं क्या क्या कहते हैं, बाहरी पाचन। वो बात अलग है, हमारे अंदर आंतरिक पाचन भी होता है कुछ कोशिकाओं में, जैसे कि जो WBC होती है, न्यूट्रोफिल होती है, ठीक है, मोनोसाइट होती है, मैक्रोफेज होती हैं। ये जो हैं ये ऐसी कोशिकाएं हैं, जब आप 12वीं में जाएंगे, जब आप प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ये कोशिकाएं जो हैं ये रोगाणुओं को, संक्रमित कोशिकाओं को इसी तरीके से खा जाती हैं और अंदर लेके उनको नष्ट कर देती हैं, तो वो उनके अंदर आंतरिक पाचन होता है, ये बात अलग है। लेकिन जो सामान्य पाचन है जिससे हमको ऊर्जा मिलती है वो बाहरी प्रकार का होता है हमारे अंदर। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं, अब बाहरी पाचन जो है इसके भी दो प्रकार है, अलग अलग। कौन कौन से दो प्रकार हैं? यांत्रिक और रासायनिक। जैसा कि हमने बताया था कि पाचन दो प्रक्रियाओं से हो सकता है, यांत्रिक और जैव रासायनिक। हुआ कि नहीं हुआ? अब हम पहले बात कर लेते हैं भैया, पहले यांत्रिक पाचन क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। यांत्रिक पाचन की जब मैं बात करता हूं तो मान लो हम बात कर लेते हैं रोटी का। क्या, किसकी बात कर लेते हैं? रोटी। ये है रोटी, क्या है ये है रोटी और ये है रोटी, ठीक है, जिसके लिए दुनिया एक दूसरे से लड़ झगड़ रही है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब मान लो हम ऐसे पूरी की पूरी रोटी को पूरा ऐसे ही कैसे खा जाए, चबाएं नहीं, तो क्या होगा? तो ये होगा कि जो एंजाइम इस रोटी का पाचन करने वाले हैं वो केवल इतने ही भाग में कार्य कर पाएंगे, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो केवल इतना ही रहेगा, ठीक है। ये तो ही सामान्य बात कि आप रोटी को पूरा का पूरा ऐसे ही खा लिया। बात नंबर दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये कि आपने इसको जो है चबा के खाया। क्या 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 करके खाया? चबा के खाया, ठीक है। चबाने के बाद क्या होगा? ये रोटी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। टूटेगी कि नहीं टूटेगी? टूटेगी ना। ये चबाने के बाद रोटी जो है अलग अलग टुकड़ों में टूट गई भाई साहब, ठीक है। अब क्या करें? अब देख लेते हैं क्या होगा। अब ये होगा भाई कि जो एंजाइम कार्य कर रहा है वो अभी भी कार्य तो करेगा, लेकिन उनको कार्य करने के लिए अधिक क्षेत्रफल मिल जाएगा और पाचन तीव्रता से होगा, तेजी से होगा, साथ के साथ बड़े टुकड़े छोटों में तो वैसे भी टूट ही गए हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इस तरीके से जो है क्रियाविधि बढ़ेगी, पाचन तीव्रता। तो ये एक जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर, शारीरिक भाग, जैसे कि मुख के अंदर जो है तालू हो गया, दांत हो गए, जीभ हो गई, ये मिल के मेस्टिकेशन, इसके लिए प्रॉपर शब्द है जिसको मेस्टिकेशन कहते हैं, ठीक है, जिसको चबाना कहते हैं, ठीक है। तो वो करते हैं और ये हम बात करें तो इसको एक शारीरिक रूप है। शारीरिक भाग मतलब शरीर के कुछ अंगों के द्वारा यांत्रिक रूप से किया जाता है, इसमें बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। क्या बात समझ में आ गई? चलो दूसरी बात में क्या हो जाए कि दूसरी बात है कि रासायनिक पाचन। पहला तो समझ में आ गया यांत्रिक में क्या हो रहा है, बाहरी के अंदर क्या हो गया, यांत्रिक हो गया। अब आ गया हमारे अंदर जो है हो रहा है उसमें रासायनिक पाचन। रासायनिक पाचन में क्या होगा भाई, इसको देख लेते हैं। इसको क्या देखेंगे? इसको इस तरीके से देखेंगे महाराज कि हमने क्या किया भाई कि हमने जो है इनको तो देते हैं मिटा, चलो ये मिटा दिया। अब हम बात कर लेते हैं, अब मान लो हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन की हमने बात कर ली, ठीक है, प्रोटीन की बात करी। प्रोटीन जो है अमीनो अम्लों से मिलकर बनता है कि नहीं बनता? तो क्या होगा, अब जो कि छोटे टुकड़ों में टूट गया, अब जो है यहाँ पर रासायनिक जो पाचन उसमें क्या होगा कि एंजाइम आएंगे या एसिड आएगा, ठीक है। सामान्यतः एंजाइम ज्यादातर आते हैं, एसिड बात अलग है, स्टमक में थोड़ा सा कार्य करता है। तो एंजाइम आएंगे, वो क्या करेंगे, इस प्रोटीन पर काम करेंगे। यहाँ एक एंजाइम है, कोई भी आ गया, मान लो ये पेप्सिन हो सकता है, रेनिन हो सकता है, ट्रिप्सिन हो सकता है, व्हाटएवर। ये आया, इसने प्रोटीन को तोड़ा, तो प्रोटीन जो है ये मान लो मैंने इसको एंजाइम 1 नाम दे दिया, ठीक है। इससे क्या बन जाएगा, ये टूटेगा पेप्टाइड में। किस में टूटेगा?
पेप्टाइड में, अभी पेप्टाइड श्रृंखला हो सकती है, पेप्टाइड की श्रृंखलाएं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इनसे मिलके बनता है। अब उसके बाद में आगे आया फिर एंजाइम दूसरा आ जाएगा, एंजाइम 2 नाम दे देते हैं इसको, ये यहाँ काम करेगा और आखिर में जाके हैं अमीनो अम्ल बनेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ पर रासायनिक प्रक्रिया हो रही है जिसमें बंध टूट रहे हैं, क्योंकि 2 घटकों, जैसे कि अमीनो अम्ल है, इनकी श्रृंखला होती है, अमीनो अम्ल मिलके जो है पेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं, ठीक है। अब कुछ अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जिनके अंदर सल्फर होता है, तो 2 पेप्टाइड चेनों के वो अमीनो अम्ल जिनमें क्या है, जिनमें सल्फर है, जैसे कि मान लो एक अमीनो अम्ल की श्रृंखला ये रही, एक अमीनो अम्ल की श्रृंखला ये हो रही, तो यहाँ पर जो अमीनो अम्ल है उसमें सल्फर है और यहाँ वाले में सल्फर है, ठीक है। तो इनके बीच में डाइसल्फाइड बंध बन जाते हैं, उनसे ही जुड़ जाते हैं और ये एंजाइम इन्हीं बंधों को तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। इनको तोड़ के ही सरल, जटिल को सरल में बदला जाता है। क्या बात समझ में आई? आ गई? क्लियर? पक्की बात है? चलिए, तो इस तरीके से जो है वो होता है रासायनिक पाचन। क्या होता है भाई? रासायनिक पाचन। क्या बात समझ में आ गई? तो ये है हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें हमने बात करी किसके बारे में? केवल फिजियोलॉजी के बारे में, फिर पाचन क्या होता है, पाचन के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है ये हमारा लेक्चर हमारा जो है यहाँ खत्म होता है। अगले पार्ट में हम मिलेंगे इससे अगले भाग को लेकर। धन्यवाद।